हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सिंह एमएमसी द इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से जारी होगी। कल हम लोगों ने जिस टॉपिक को पढ़ा था उसमें बहुत ही शानदार आप लोगों के कमेंट्स आए थे और आज हम लोग परिवहन को स्टार्ट करेंगे। परिवहन में आप सभी लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो माध्यम होते हैं, चाहे आपका स्थल का हो या फिर वायु का हो या फिर जल का हो या फिर पाइपलाइंस का हो, इन सब के विषय में हमारी चर्चा प्रारंभ होगी। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर परिवहन होता क्या है और भारत में परिवहन की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से और किस प्रकार से मानी जाती है। तो इसके संदर्भ में हम सबसे पहले बातचीत करेंगे परिवहन के परिचय वाले टॉपिक पर। देखिए, किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान जिस माध्यम से भी जाना होता है उसी को हम परिवहन कहते हैं। सपोज अगर कोई व्यक्ति है सड़क के माध्यम से जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तो हम उसे सड़क परिवहन कहते हैं। अगर जल के माध्यम से जाता है तो जल परिवहन कहेंगे। वायु मार्ग के माध्यम से जाता है तो उसे वायु परिवहन कहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति है या फिर वस्तु है उसका अगर स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, उसी को हम परिवहन कहते हैं। हमारे देश में सबसे पहले अगर हम बातचीत करें स्थल परिवहन के विषय में, स्थल परिवहन के विषय में बातचीत करें तो सबसे पहले अगर हम अपने देश के इतिहास को खंगाले तो हम पाते हैं कि हमारे देश की जो इतिहास है उस इतिहास में सबसे पहले सिंधु सभ्यता के विषय में अच्छे से बताया गया है। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। और जब प्राचीनतम नगरीय सभ्यता मानी जाती है तो यहाँ पर जो सड़कें बनी होती थी वो ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर आधारित रहती थी। किस प्रणाली पर? यानी एक दूसरे को ये समकोण पर काटती थी। ऐसी सड़कें जहाँ पर समान रूप से एक चौराहा होता है और आप देखेंगे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इन समकोण प्रवृत्ति पर काटने वाली सड़कों को ही ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर आधारित सड़कें कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की सड़कों का निर्माण किया गया था। तो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं और इस प्रकार की सड़कों को ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर आधारित सड़कें माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसी प्रकार से जब हम इसके दूसरे नंबर पर बातचीत करते हैं, हमारे देश में मौर्य वंश का शासन रहा। मौर्य वंश का शासन रहा और मौर्य वंश में देश की सड़कों को या फिर राजमार्गों को बहुत ही लंबाई में विस्तारित दिया गया। जैसे उत्तरापथ का नाम सुने होंगे और दक्षिणापथ। यहां पर आप देखेंगे उत्तरापथ के विषय में यदि हम लोग बातचीत करें तो भारत का ये समान रूप से डायग्राम है और इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करने का प्रयास करिए। यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, मौर्य काल में यहां पर ताम्रलिप्ति है, ताम्रलिप्ति है और ताम्रलिप्ति से लेकर तक्षशिला तक, यह पाकिस्तान में वर्तमान समय में पड़ रहा है, तक्षशिला तक जो राजमार्ग बनवाया गया था उसी का नाम है उत्तरापथ। उत्तरापथ मौर्य काल में सबसे लंबे राजमार्गों में से एक रहा करता था और जाहिर सी बात है कि आगे चलकर ये सिल्क रूट से जुड़ता था। सिल्क रूट का नाम सुने होंगे, जो बीजिंग से होते हुए इधर से होते हुए सीधे इधर की तरफ जाता था, अर्थात मध्य एशिया की तरफ जाता था, उस सिल्क रूट से ये जुड़ता था। और दूसरा जिसे हम दक्षिणापथ कहते हैं, ये नर्मदा नदी से लेकर यहां पर कन्याकुमारी तक समान रूप से पहुंचता था। इसका मतलब यह है कि मौर्य काल में सड़कों को विस्तार दिया गया, इसीलिए मौर्य काल में आप देखेंगे कि उसका जो राज्य विस्तार था, उसका जो सीमा क्षेत्र विस्तार था वो बहुत ही ज्यादा था। कहा जाता है, इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य काल में अगर घोड़ा छोड़ दिया जाता था तो जल्दी उसे कोई पकड़ने वाला नहीं होता था। पकड़ने का मतलब यह है कि राजा से युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए उसका विस्तार लगभग पूरे देश में रहा करता था। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत की मैं बातचीत करूं। दिल्ली सल्तनत में एक राजा था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT।
मोहम्मद बिन तुगलक नाम का एक राजा था। कहा जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा माना जाता है, लेकिन उसके जो फैसले रहते थे वो कहीं ना कहीं उसका वक्त खराब होने के कारण वो फैसले सही नहीं रहते थे। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पढ़ा लिखा मूर्ख राजा भी कहा जाता है, और उसी ने अपने जमाने में सबसे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की सबसे पहले स्थापना। मैं दिल्ली सल्तनत की मैं बातचीत कर रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं शेरशाह सूरी का समय आता है। शेरशाह सूरी ने क्या किया कि कोलकाता से लेकर पेशावर तक लंबी दूरी की सड़कें और आधुनिक तरीके से इसे बनवाने का प्रयास किया, जिसे जीटी रोड या फिर ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। जीटी रोड कहें या फिर ग्रांड ट्रक रोड कहें, इसी के नाम से जानते हैं। और शेरशाह सूरी मार्ग कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाला सामान्य से मार्ग रहा। इसीलिए शेरशाह सूरी को आधुनिक सड़कों का निर्माता भी माना जाता है कि किस प्रकार से आधुनिक जो सड़कें होनी चाहिए, इस प्रकार से सामान्य रूप से निर्माता माना जाता है। इसके बाद कंपनी का शासन देखिए चल ही रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1852 ईस्वी में, कब दोस्तों, सन 1852 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में सबसे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना करता है। अब देखिए यहां पर ध्यान देने की वाली बात है कि अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई, और यहां पर आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की तो लॉर्ड डलहौजी का नाम सुने होंगे। लॉर्ड डलहौजी वह राजा था, वह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था भारत में, जिसके समय में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई। ठीक है। इसके बाद 1942 की बात होती है। 1942 ईस्वी में यह हुआ कि भारत में आखिर कितने प्रकार की सड़कों के निर्माण का कार्य किया जाए, तो आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए नागपुर योजना लाया गया। नागपुर योजना क्या है? नागपुर योजना भारत में बनने वाली सड़कों के प्रकार के विषय में यह समान रूप से बातें रखी गई इसके अंतर्गत, और 4 प्रकार की सड़कों के निर्माण की बातचीत की गई। अगर हम सबसे पहले सड़क की बातचीत करें तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। सबसे पहले कौन सा होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। दूसरे नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा राज्य राजमार्ग होगा। तीसरे नंबर की अगर हम लोग बातचीत करें तो जिला सड़क होगा, और चौथे नंबर पर यहां पर आप देखेंगे ग्रामीण सड़क होगा। यानी नागपुर योजना का यही उद्देश्य रहा, जो नागपुर योजना है, इस योजना का यही उद्देश्य रहा 1942 ईस्वी में कि भारत में कितने प्रकार की सड़कों का निर्माण होना चाहिए। तो भारत में 4 प्रकार की सड़कों की बातचीत इसमें कही गई। अब यदि हम लोग समान रूप से बातचीत करें कि आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, तो आप सभी लोग देखिए सड़क पे चलते होंगे, कभी कभी आप सभी लोग देखते होंगे सड़क के किनारे हमेशा आपको एक पट्टी दिखती होगी। ये अगर याद रखिएगा, अगर ये पीला रहे और ये पट्टी सफेद रहे तो जान लीजिए कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग में चल रहे हैं। यदि ऊपरी पट्टी का रंग पीला है और निचली पट्टी का रंग अगर सफेद है तो जान लीजिए कि आप सभी लोग राष्ट्रीय राजमार्ग में चल रहे हैं। वहीं राज्य राजमार्ग के लिए याद रखिएगा, अगर यहां पर हरी पट्टी हो और यहां पर सफेद पट्टी हो तो इसका मतलब यह है कि हम राज्य राजमार्ग के अंतर्गत या स्टेट हाईवे में चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम बातचीत करें जिला सड़क के विषय में, पट्टी ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए, यानी काला और सफेद। और इसके बाद ग्रामीण सड़क की बातचीत करें तो ग्रामीण सड़कों में आप सभी लोग देखते हैं इसके लिए दोस्तों ऑरेंज कलर होना चाहिए, और यहां पर आप सफेद कलर को देख सकते हैं। तो कुल मिला के नागपुर योजना 1942 का संदर्भ यह रहा कि किस प्रकार से सड़कों का सामान्य से भारत में निर्माण किया जाए।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे। आइए एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्थल मार्ग की बातचीत है और भारत में स्थल मार्ग की जब हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले देखिए, हमने आपको कहा सिंधु सभ्यता के समय की बात। सिंधु सभ्यता में आप सभी लोगों को जवाब देना है। मैं अब आपसे जवाब चाहूंगा, आप सभी लोग बताइएगा कि आखिर सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की सड़कों के निर्माण का कार्य किया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मौर्य काल में किन दो बड़े राजमार्गों का विस्तार हुआ, इसको भी आप सभी लोग को बताना है। और तीसरे नंबर पर आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा वह राजा था जिसके समय में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की गई। और यहां पर आप बताइएगा कि आखिर शेरशाह सूरी मार्ग किसे कहते हैं, इसको बताइए। इसके बाद आप सभी लोग बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई तो इसके समय कौन गवर्नर था। और लास्ट में नागपुर योजना क्या है, आप सभी लोग इसके विषय में जरूर बताने का प्रयास करिएगा। नागपुर योजना 1942 क्या है। एक एक चीजों को यहां पर आप सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग बातचीत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में। देखिए बच्चों, आप लोगों का सामान्य रूप से जो पढ़ना लिखना होता है इसी क्षेत्र से भी है। बहुत से हमारे इसमें बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर तो बनेंगे ही बनेंगे, जाहिर सी बात है कि पीडब्ल्यूडी विभाग संभालेंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट संभालेंगे, बहुत से ऐसे जो है हमारे जो है पब्लिक वर्क्स हैं जिसको संभालने का काम करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को समझना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके विषय की अगर हम लोग बातचीत किया जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय में बातचीत किया जाए, जिसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके विषय में संदर्भ में बातचीत करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कें होती हैं, उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कें होंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जाम की समस्या से हटने के लिए और द्रुतगामी हमारा परिवहन हो, उसके संचालन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण आवश्यक होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोरम है उसमें आप सभी लोग जानते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल संस्थाएं हैं उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि पहला सीपीडब्ल्यूडी विभाग है। सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे नितिन गडकरी जी हैं, इसके मंत्री हैं। और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसी प्रकार से आप सभी लोग देखते हैं एनएचडीपी यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी ये तीन ऐसी संस्थाएं हैं, ये तो मिनिस्ट्री हो गई, और ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए, ठीक है। अब आप समझिए ध्यान से कि भारत में आखिर प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से। यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर आप सभी लोग देखिए, डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से ढेर सारे हैं, लगभग 300 के पार हैं। आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहां पर दिल्ली है। दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है, यहां पर दिल्ली है, यहां पर दिल्ली है, और यहां पर आप देखेंगे अमृतसर है। इसका मतलब यह है कि आपको NH1 है। NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, जिसके बीच में आप देखेंगे अंबाला और जालंधर शहर पड़ते हैं। NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, जिसके बीच में अंबाला और जालंधर जैसे शहर पड़ते हैं। वहीं आप देखेंगे NH1A अमृतसर को उरी से जोड़ता है, और उरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जैसे अमृतसर से आप आगे जाएंगे तो पठानकोट मिलेगा, पठानकोट पंजाब में ही है। इसी प्रकार से आपको उधमपुर मिलेगा, श्रीनगर मिलेगा, और उरी आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार NH2 के विषय में जब बातचीत करते हैं तो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राजमार्ग है। दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाला जो राजमार्ग है उसी को हम NH2 के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे 2 के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। अब आप ही बताइए, आप सभी लोग बताइए, NH1 को और NH2 को यदि मिला दिया जाए तो क्या इसी को GT रोड कहते हैं? क्या इसी को हम लोग GT रोड कहते हैं? आप सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। इसी प्रकार NH3, देखो दिल्ली से जब आप आगे जाते हैं तो आपको आगरा मिलता है, और यहां पर आप जाते हैं तो दिल्ली, याद रखिए, आगरा से लेकर
यहां पर आगरा है, आगरा से लेकर मुंबई तक जोड़ने वाला जो राजमार्ग है उसी को NH3 कहते हैं। NH3 हो गया। NH4 की बातचीत करें, मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला हो गया, ये NH आपका क्या हो गया 4 हो गया, और यहां पर चेन्नई हो गया दोस्तों। मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला जो राजमार्ग है उसी को हम NH4 के नाम से जानते हैं। NH5 के विषय में ध्यान दीजिएगा, NH5 के विषय में चेन्नई से कोलकाता को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है उसे NH5 के नाम से जानते हैं। आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए, NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, NH2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, NH3 आपका आगरा से मुंबई को हो गया, NH4 मुंबई को चेन्नई से हो गया, NH5 आपका चेन्नई से कोलकाता को हो गया। तो ये 6 आपको राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल मिल चुके हैं। यहां पर देखेंगे 5 फिलहाल मिल चुके हैं, एक आपका ये यहां पर है, तो इसी को हमने 6वां शायद बोल दिया है। यहां पर ध्यान दीजिए, इसके बाद कोलकाता से याद रखिएगा 5 तक हो गया, कोलकाता से आपको कोलकाता से फाजिल्का तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे क्या कहते हैं, NH6 कहते हैं। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसका मतलब यह है कि यहां से क्वेश्चन 2012 के पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, तो इसमें NH7 को हम लोग बोलते थे, लेकिन 2012 के बाद हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 हो चुका है, जो सीधा सीधा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। लेकिन 2012 के पहले ये क्वेश्चन का जवाब हुआ करता था, वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला NH7 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि NH44 जो है वो हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH44 याद रखिएगा, NH44 हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का प्रयास करता है, पूरी तरह से कार्य करता है और 13 राज्यों से होकर समान रूप से गुजरता है। भारत के 13 स्टेट से होकर यह गुजरता है, जिसमें दोनों प्रकार के राज्य आपके इसमें शामिल हैं, चाहे वो आपका यूटी स्टेट हो यानी यूनियन टेरिटरी स्टेट हो, या फिर समान रूप से आपके स्टेट ही हो। ठीक है, इसके बाद देखिए NH8 के विषय में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक ये आपका NH8 है। दिल्ली से गुड़गांव आइए, गुड़गांव से आपको जयपुर आना है, जयपुर से आपको अहमदाबाद आना है, अहमदाबाद से पहले गांधीनगर है, और भी अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सूरत है, सिलवासा है, ये तमाम आपको शहर मिलते हैं। अब यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये जितना भी ग्रीन कलर से मैं समान रूप से आपको बना रहा हूं, क्या आपको ये चतुर्भुज नहीं लग रहा है? क्या आपको ये चतुर्भुज नहीं लग रहा है? इसी को कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना कहते हैं। आप सभी लोग यहां पर ध्यान में रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना किसकी ड्रीम प्रोजेक्ट है? तो हमारे देश के भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की यह स्थिति है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सड़क कॉरिडोर का नाम सुने होंगे, सड़क कॉरिडोर का नाम सुने होंगे दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो देखिए, मैं आपको यहां पर फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझना है। देखिए, ये जो कॉरिडोर होता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कॉरिडोर किसे कहते हैं? उत्तर दक्षिण, तो देखिए उत्तर दक्षिण की बातचीत करें तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर श्रीनगर को देख रहे हैं आप, श्रीनगर को सीधा सीधा कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे याद रखिएगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहेंगे। इसी प्रकार आप दूसरे नंबर पर आप समझने का प्रयास करिए, पोरबंदर से लेकर सीधा सीधा सिलचर। ये सिलचर कहां पर है? सिलचर आपका असम में है, ये आपका सिलचर हो गया। यानी पोरबंदर से सिलचर तक जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे हम समान रूप से याद रखिए साउथ, याद रखिए उसे ईस्ट एंड वेस्ट रोड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? झांसी में काटते हैं। इसीलिए दोस्तों झांसी को हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम झांसी को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रोड कॉरिडोर का चौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सड़क गलियारा का चौराहा किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोगों को जवाब देना होता है कि आप झांसी को बता सकते हैं। झांसी इसका सही जवाब इसमें आपको मिलेगा। क्लियर दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सड़क परिवहन के विषय में बहुत ही शानदार तरीके से जानकारी मिली है। इसके अलावा सरकार की हमारी ढेर सारी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, जिसमें भारत
भारत जोड़ो परियोजना है, भारतमाला परियोजना है, इसी प्रकार से हरित परियोजना है, ऑल वेदर रोड परियोजना है, ढेर सारी परियोजनाएं समान रूप से चल रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम लोग रेलवे के विषय में बातचीत करें, भारतीय रेलवे के जोन के विषय में बातचीत करें, तो आप सभी लोग देखिए यहां से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब से हुई। तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही मुंबई से थाने के मध्य में लगभग 34 किलोमीटर लंबी रेलवे का परिसंचालन किया गया। यहां से रेलवे की शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार आप सभी लोग जानते हैं धीरे धीरे करके हमारे देश में अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो लगभग 18 रेलवे मुख्यालय हैं। आइए रेलवे मुख्यालय के विषय में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो यहां पर आप मैप के माध्यम से यहां पर समझने का प्रयास करिए। देखिए ये सब ऐसी क्लासेस होती हैं कि इन क्लासेस के माध्यम से चीजों को आप सभी लोग समझ सकते हैं और आप भी जो है प्रयागराज में आकर बढ़िया आसानी के साथ आप बढ़िया ऑफलाइन क्लास भी जो है यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए घर बैठे हैं तो आप सभी लोगों को यहां पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर रेलवे के मुख्यालय की अगर हम बातचीत करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ रेलवे है उसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ये हो गया साउथ रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर हो गया, तो इसका मुख्यालय हो गया चेन्नई हो गया। इसी प्रकार ईस्ट रेलवे हो गया, ईस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता हो गया। इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे वेस्ट रेलवे हो गया तो मुंबई चर्चगेट हो गया। आगे देखते हैं, ये यहां पर आप देखेंगे एनसीआर आपको मिल जाएगा तो एनसीआर इलाहाबाद हो गया। इसी प्रकार एससीआर हो गया तो आपको सिकंदराबाद मिल जाएगा। ईसीआर हो गया तो आप सभी लोग देखेंगे ईसीआर का जो मुख्यालय है वो आपको हाजीपुर मिल जाएगा और डब्ल्यूसीआर का जो मुख्यालय है आपको जबलपुर मिल जाएगा। ये देखिए 8 हो चुके हैं। इसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय यानी साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कोलकाता ही है, कोलकाता याद रखिएगा ध्यान से। इसी प्रकार साउथ वेस्ट का मुख्यालय यानी साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय आपको हुबली मिल जाएगा, हुबली कर्नाटक में पड़ता है। और इसी प्रकार वेस्ट नॉर्थ का जो मुख्यालय है जयपुर आपको मिल जाएगा, यानी वेस्ट नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय आपको जयपुर मिल जाएगा। ठीक है, तो 4, 4, 8, 4, 12 हो चुके हैं। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट रीजनल रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी मिल जाएगा, आपको ध्यान देना है, असम में स्थित है। इसी प्रकार से आपको कोस्टल याद रखिए ईस्ट कोस्टल रेलवे मिल जाएगा, ईस्ट कोस्टल रेलवे जिसका मुख्यालय आपको भुवनेश्वर मिलेगा। इसी प्रकार से साउथ कोस्टल रेलवे विशाखापट्टनम मिलेगा, साउथ कोस्टल रेलवे आपको विशाखापट्टनम मिलेगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपको बिलासपुर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर है। इसी प्रकार मुंबई सेंट्रल मिल जाएगा और लास्ट में आप देखेंगे कोंकण रेलवे मिल जाएगा, कोंकण रेलवे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। तो अब देखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ ले, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ ले, मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ ले, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग यहां पर ऑप्शन के हिसाब से प्रयागराज दिया रहेगा, प्रयागराज को आपको सही कर देना है। ठीक है, तो ये आज का क्लास रहा, ये रहा आपका सामान्य रूप से क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को हासिल करेंगे, यही हमारा उद्देश्य रहता है। बाकी बहुत ही शानदार क्लासेस ऑफलाइन चल रही है हमारी संस्था की, आप विजिट कर सकते हैं प्रयागराज में और जाहिर सी बात है संस्था में आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, जय हिंद।